हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लास्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं भाई। सबसे प्रोमिनेंटली अभी तक हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिटेल डिस्कशन नहीं किए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ने पीछे वीडियोस में लिया था, वीडियो नंबर 10 में, वीडियो नंबर 9 में, उन सबको भी आंसर करना है, तो उन सबको भी आंसर करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के डाउट्स भी आए हुए हैं, तो हम लोग लगभग सारी चीज़ों को जल्दी कवर करते हुए खत्म करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मिसलेनियस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बता तो रहा हूं, बट अलग से बताना चाहिए था मुझे, बट ठीक है। ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर ही है, ये भी एक तरह कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, जहां पर इस तरह का एक अरेंजमेंट दिखता है जिसमें हम लोग पहले बात की है। इसका एक एलिमेंट्री डिस्कशन पीछे हो चुका है, पर ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को कुछ डेरिवेशन का दिक्कत था। यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो भाई ये जनरली मान लेते हैं यहाँ पे 5वां रेजिस्टर लगा रहता है, ये गैल्वानोमीटर पे लगाते हैं लोग, बट ये 5वां रेजिस्टर लगा रहता है। ठीक है, तो सवाल क्या भाई, यहाँ पे एक R1, ये R2, ये कोई रेजिस्टेंस R3, ये कोई R4 और ये कोई R5। अगर इस तरह से 5 रेजिस्टेंस दे दी जाए और सवाल ये होता है कि इसका इक्विवेलेंट निकाला जाए, इसका R इक्विवेलेंट निकालो अक्रॉस दीज टू पॉइंट, अक्रॉस पॉइंट A, अक्रॉस पॉइंट B। तो भाई निकालने में थोड़ा ऑप्टिंग करने में डिफिकल्टीज होगी। क्यों? बिकॉज ना ये R1 R3 सीरीज में है, ना ये R1 R5 पैरेलल में। तो यहां पे जो R5 जो ब्रिज रजिस्टर है, ये सारा खेल खराब कर देता है भाई। तो R1 R3 R2 R4 R5 कोई भी तरह कॉम्बिनेशन में नहीं है, ना सीरीज है ना पैरेलल है, तो यहां पे चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजों को ऐड करने के लिए या सिंप्लीफाई करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। तो कहा जाता है अगर इफ इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, इस स्ट्रक्चर कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तब क्या होगा, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4 होने वाला है। हाँ या ना? इस पर मैंने बात पहले भी की है भाई। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग ने बहुत सारी बातें कैपेसिटर्स में की थी जब सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स पढ़ रहे थे, तो वो सारे वीडियोस एक बार देख लेना अगर ये इस वीडियो पर आए हो। तो वहां पे मैंने एलिमेंट्रीली बता दिया था, इसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बाय दिस बाय दिस, ये दोनों रेशियो में रहे तो ये बीच वाला रेजिस्टर हम लोग हटा सकते हैं। कारण कहा जाता है कि अगर इन दोनों प्रोपोर्शन में रहेंगे तो जो करंट यहां फ्लो करेगा, जो करंट यहां फ्लो करेगा, वो कुछ इस तरह का होगा कि जो ड्रॉप यहां होगा वही ड्रॉप यहां होगा। मतलब जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। मतलब अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इस वाले ब्रांच में करंट क्या होने वाला है, 0। इसी को बहुत बार लोग दिखाते हैं कि यहां पर अगर गैल्वानोमीटर का लगा दी जाए तो गैल्वानोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आएगा। 0 डिफ्लेक्शन मतलब ऑब्वियसली करंट यहां पे फ्लो ही नहीं किया इस वाले वायर में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, हम लोग, अरे कहां गया, पता नहीं कहां रख दिया मैंने, पूछने आ रहा। ठीक है, इससे हटा दें एक बार के लिए भी। भीगा भीगा कपड़ा सूखा सूखा चाहिए, सूखा सूखा कपड़ा कहां गया भाई, कहां चले गए भाई साहब, मन नहीं लगता आपको मेरे पास। चलो ठीक है, किसी भी कपड़े से काम चले यहां पर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, यहां पर अगर हम लोग सीधा गैल्वानोमीटर लगा दें तो उसमें रीडिंग क्या आने वाली है, 0। क्यों? जब ये ऐसा कंडीशन मेंटेन होगा। अब वो कैसे हो रहा है उसमें बात करते हैं। फिलहाल अगर इसे फिर हम लोग हटा दें, क्योंकि इस वायर में करंट तो ऐसे ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये कनेक्शन रहे या ना रहे, करंट तो ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस ब्रांच में। बात समझो, कुछ कुछ वायर्स जिसमें करंट अगर फ्लो नहीं करता, एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहां पे एक ऐसा रेजिस्टर लगा दूं, खुला हुआ ब्रांच, भले यहां पे रेजिस्टेंस 2 ओम लगा हुआ है, पर क्या करंट इसमें फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये ब्रांच का होना नहीं होना बात बराबर है, हम लोग इस ब्रांच को हटा सकते हैं। जिस ब्रांच में करंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो ब्रांच है भी या नहीं, तो उसे अपने हटा देंगे। तो अपने यहां ब्रांच हटा दिए, क्या बचा, ये दोनों सीरीज आपस में कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल। ठीक है ना, ये दोनों सीरीज आपस में क्या हो, कॉम्बिनेशन पैरेलल।
समझने वाली बात यह है कि ये जो रिलेशन आया ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेरिवेशन पहले जान लेते हैं इसका, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में आता है कि R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 करने से इस वाले ब्रांच में करंट जीरो कैसे हुआ, या फिर इस ब्रांच में अगर करंट जीरो है, जो मैंने हटा दिया अभी, लिख देते हैं वापस से, इस ब्रांच में अगर करंट जीरो है, इस ब्रांच में करंट जीरो है तो R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 होगा। उल्टा हो सकता है, समझ आया? इस ब्रांच में करंट जीरो है तो ये दिस बाय दिस इक्वल्स दिस बाय दिस, ये शो करने बोल देगा, या फिर दिस बाय दिस इक्वल्स दिस बाय दिस, तो करंट जीरो है ये शो करने बोल देगा। समझ आ रहा है? स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन ये आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए ज्यादा यूजेबल है मेजरमेंट में। सबको पता है, पीछे वीडियो में बात कर चुके हैं भाई, मीटर ब्रिज में भी काम में आता है ये कॉन्सेप्ट। इसी के कॉन्सेप्ट से हम मीटर ब्रिज लेते हैं। पता है क्या होता है, अगर अपने को पता है कि ये कोई गैल्वानोमीटर लगा दें यहाँ पे, ये कोई x है, ये भी x हो गया ना, से ये कोई भी अननोन है y, x यहाँ यूज हो गया था, कोई अननोन रेजिस्टर है y। अपने को पता है R1 R2 R4 पता है, अपने को ये अननोन y निकालना है। मीटर ब्रिज बोल के एक सेटअप है, लैब में होती है भाई। मीटर ब्रिज इतना लंबा सा एक वायर होता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इसको y लिख देते हैं बिकॉज मैंने x लिख दिया ऑलरेडी। ये गैल्वानोमीटर, और यहाँ से हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं, यहाँ बैटरी लगा दी जाती है। सेक्रेटरी देख लो, लैब तो गए नहीं उस साल, तो सेक्रेटरी कम से कम देख लो भाई। ये यहाँ पे एक सेल मीटर ब्रिज है, ये एक वायर होता है भाई, जनरली मैंगनीन होता है ना, ऐसा कुछ वायर जिसका टेम्परेचर कैसे रेजिस्टेंस ना बदले। मैंने पीछे पोटेंशियोमीटर में बताया था, है ना। पोटेंशियोमीटर 10 मीटर का होता है जनरली, मीटर ब्रिज 1 मीटर का होता है। नाम है मीटर ब्रिज तो 1 मीटर का होगा। तो ये 1 मीटर का है, ये एक एंड प्लस, ये एक एंड माइनस, ठीक है ना। यहाँ से P, यहाँ से X, तो हम लोग ये, या फिर Y, हम लोग ये Y ऑब्टेन करना चाहते हैं लेट्स से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं P बाई, अगर ये कोई लेंथ है X, यहाँ मीटर बीच में स्केल लगा होता है, तो हम लोग यहाँ पे मार्किंग देख लेते हैं, ठीक है, मार्किंग रहता है। तो ये क्या होगा 100 - x, सेंटीमीटर में बात करें तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू एक्स बाई ए। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू 100 - x बाई ए। अब कन्वर्ट भले ही कर दो मीटर टर्म में, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P बाई दिस इक्वल्स टू Y बाई दिस। अगर इस पर करंट जीरो रीड हो रहा है तो, मैंने बात किया पीछे वीडियो में, अगर इस वाले पे करंट जीरो रीड हो रहा है, मतलब दिस बाई दिस इक्वल्स दिस बाई दिस, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। ये तो अभी भी बात की है। तब ये रो ए कैंसिल हो जाएगा, तो P बाई एक्स इक्वल्स टू Y बाई 100 - x से काम बन जाएगा। सवाल यहां पर क्या है, ये Y किस ऑर्डर का होना चाहिए। कहा जाता है कि हम लोग हर कोई रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं इस प्रिंसिपल से या फिर इस प्रिंसिपल से। ऑब्वियसली इसी के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो ये जो Y है ये हर कोई रेजिस्टेंस से मेजरेबल नहीं है, बात समझना। या फिर ये Y कोई भी वैल्यू का होगा तो मेजरेबल नहीं है, पार्डन मियां, कोई भी Y के वैल्यू के लिए हम लोग ये मेजर यूज नहीं कर सकते ये प्रिंसिपल। एग्जांपल लेते हैं, अगर Y बहुत छोटा हुआ, बहुत छोटा हुआ, एग्जांपल लेते हैं, अगर ये 5 ओम का है और ये 5 × 5 ओम का है, या ये 2 ओम का है और ये 5 × 5 ओम का है, मतलब ऑर्डर वाइज देखा तो बहुत छोटा है ये, तो नल पॉइंट कहां चला जाएगा, नल पॉइंट लगभग यहां चला जाएगा इस तरफ भाई, प्रोपोर्शन में ना, दिस बाई दिस इक्वल्स दिस बाई दिस। तो अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा है तो ये बहुत छोटा होगा। और ये जो कनेक्टिंग वायर्स यूज होती है यहां पर, ये सब जो वायर्स यूज होती है, इन कनेक्टिंग वायर में कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा हुआ तो कनेक्टिंग वायर अपना रेजिस्टेंस भी डाल देगा सेटअप में, तो तुम्हारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा या फिर तुम जो ऑब्टेन करोगे वो रेजिस्टेंस ऑफ वाई नहीं, वो वाई के साथ साथ बाकी वायर्स के भी रेजिस्टेंस आएंगे। मतलब मेरा बोलने मतलब क्या पता है, ये मान लो मेरे को पता है कि वाई का वैल्यू कुछ इस ऑर्डर का आने वाला है, पर एग्जैक्टली नहीं पता है कितना है, हम लोग एग्जैक्टली निकालना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा, ठीक है। या हम लोग उल्टा स्टडी कर रहे हैं कि वाई इतना बड़ा है, तो सोचो जो नल पॉइंट मिलेगा क्या वो एग्जैक्टली इसके हिसाब से मिलेगा, नहीं, वो तो जो नल पॉइंट मिलेगा उन वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको कंसिडर करते हुए मिलने वाला है, समझना। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ तब काम में आने वाला है जब रेजिस्टेंस कंपेरेबल ऑर्डर का हो। तो ये बहुत लोगों का तो बात हो गया, जब बहुत हाई रेजिस्टेंस होता, मान लो ये 5 × 5 ओम्स का होता, ये काफी बड़ा होता इसके सामने, या काफी बड़े बड़े रेजिस्टेंस होते हैं,
ठीक है, वो मेरा अननोन काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस होता, तब क्या होता, करंट बहुत छोटा हो जाता सर्किट में। इस सर्किट में वापस ये नल डिफ्लेक्शन वाला दिक्कत होता, ये इधर बहुत हो जाता, पर फिर भी 2 ओम बहुत छोटा नहीं है, इस वायर के रेजिस्टेंस के सामने 2 ओम काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो ठीक ठाक रीडिंग आता थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन के साथ। पर अगर इतना बड़ा मेरा एक अननोन रजिस्टर है, मान लो वो 10⁵ के ऑर्डर का है, 1 ओम 2 ओम मतलब 2⁵ या 3⁵, में वो नहीं पता निकालना है, बट 10⁵ के ऑर्डर का है। सोचो करंट एज अ होल सर्किट में बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तब गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत हाई चाहिए, नहीं तो वो छोटा छोटा करंट हो सकता है रीड ही ना कर पाए, क्योंकि ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस है कि करंट इतना छोटा हो जाएगा कि गैल्वानोमीटर इसको रीड नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे रेजिस्टेंस को रिकॉर्ड कर सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज उन रेजिस्टेंस को रिकॉर्ड कर सकता है जो कंपेरेबल ऑर्डर्स के, मतलब सारे कंपेरेबल हो, मतलब R1 R2 R3 R4 ये सारे कंपेरेबल हो। ऐसा ना हो कि कोई एक बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो, या फिर जो अननोन जिसको अपने फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो अपने 3 पता है तो ये चौथा निकालना है, और ये काफ़ी छोटा या काफ़ी बड़ा हो गया, दोनों में ही दिक्कत है, कंपेरेबल ऑर्डर में ही काम में आएगा। दोनों बात जो मैंने बताया सो नोट कर लेना, अपने शब्दों में लिख लेना भाई, ठीक है ना। तो अब कहानी को आगे लेके बढ़ाते हैं और चलाते हैं उस तरफ जिस तरफ स्कूल में सवाल आने वाला है। स्कूल में क्या पूछा जाएगा, स्कूल में ये पूछा जाएगा कि भाई अगर ये या फिर इसे ऐसे लिख देते हैं पहले तो, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि यहां पे करंट अगर 0 है, तो अगर यहां पे करंट 0 है, इस वाले में करंट 0 है, तो क्या ये दोनों रेशियो में है, मतलब वो प्रूफ करना है जो मैंने लिखा, ठीक है। तो तरीका बहुत सारा है, अपने केवीएल लगाते हैं जनरली। भैया स्कूल एग्जाम आए और केवीएल का इस्तेमाल ना करो तो मार्क्स कटेगी भाई, मार्क्स कटता है वहां पे, तो स्कूल लेवल पर केवीएल यूज करना है। लेट्स से ये 2 लूप है, लेट्स से 2 लूप है, तो यहां पे करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है, इस लूप में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I1, और इस लूप में लेट्स से बोल देते हैं करंट फ्लो कर रहा है I2, ऐसा कुछ बोल देते हैं रफली। इस लूप में I1 और इस लूप में I2, मेरे को नहीं पता एक्चुअली करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बस ये मान्यता है, धारणा है कि करंट कुछ इस तरह ही फ्लो कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर ये अच्छा लगे मेथड, ठीक है। तुमको लगता है नहीं सर हम लोग को इस तरह करना अच्छा नहीं लगता कि तो हम लोग रादर पहले से ही करंट मार्किंग कर देते हैं, ये तो मैंने क्या माना कि करंट इस तरह I1 फ्लो कर रहा है ना। अब जिन लोगों को ये अच्छा ना लगे उनके लिए एक और मेथड है भाई, अपने एक आर्बिट्रेली बोल सकते हैं कि यहां पे करंट I1, यहां पे करंट I2, है ना, यहां पे करंट घुसा कुछ, यहां पे I1 आया, यहां पे घुसा कितना I1 माइनस, यहां पे घुसा IG, दिस इज IG, यहां पे गया I1 माइनस IG, यहां पर आया I2, यहां पे अगर IG है तो बाई KCL ये क्या होगा I2 प्लस IG, KCL मेंटेन हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान हर एक ब्रांच को बस नेम कर दो कितना करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। ये है I1, ये है IG, ये है I1 माइनस IG, नहीं समझ आ रहा है। ये I1, अगर ये IG गया तो बचा हुआ ये करंट, अगर ये I2 और यहां से IG आ रहा है, अब इसको मत बोलना कि सर I2 भी अंदर घुस जाएगा, तो फिर काहे का KCL मेंटेन होगा, है ना। फिर I2 जा कहाँ रहा है, तो ये I2 और ये IG, तो यहां से I2 प्लस IG, समझ आ रहा है ना। लगाते हैं अब यहां पे इस लूप में घूमते हैं पहले, तो यहां से यहां ड्रॉप माइनस I1 R1, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां माइनस IG इंटू G, इधर से इधर आ गए, फिर यहां से G में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो यही R5 है मेरा, है कि नहीं। फिर यहां से यहां गए प्लस I2 इंटू R2 इक्वल 0, समझ आया कि नहीं है। देखो यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां ड्रॉप, और करंट ऐसे फ्लो कर रहे, तो करंट के उल्टे में गए, तो राइज, सम ऑफ पोटेंशियल राइज एंड ड्रॉप इन अ क्लोज्ड लूप इज 0, इसे कहते हैं KVL। एक सर्किट लेना है, उसमें अलग अलग ब्रांचेस पर करंट नेम कर देना है KCL के बेस पर, KCL भी फॉलो हो, और लास्ट में फिर KVL लगा देंगे, इससे इक्वेशंस मिल जाता है। आगे भी चैप्टर में काम में आएगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, ये लूप 1 था तो ये लूप 2 है, इस लूप में वापस लगाते हैं। मान लो इस लूप में वापस ऐसे घूमते हैं इस तरह, ठीक है। तो यहां से यहां गए, करंट इस तरह बह रहा है, नीचे हम लोग ऊपर जा रहे हैं उल्टा, तो पोटेंशियल राइज I1 माइनस IG इंटू R3, फिर यहां पे अलोंग करंट गए तो माइनस IG इंटू G, फिर वापस यहां गए अलोंग करंट तो माइनस I2 प्लस IG इंटू R4 इक्वल 0।
मैंने अभी तक ये नहीं माना था भाई कि यहां पर करंट नहीं फ्लो करेगा, मैंने मान लिया भाई करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया है सिंस IG इज 0 गिवन इन द प्रॉब्लम, जो गिवन है वो यूज करो। या तो ये बोल देगा भाई ये दोनों प्रोपोर्शन में है, प्रूफ करो IG 0 होगा, तब ये यूज करना कि दैट R1/R2 जहां होगा वहां पे R3/R4 लिख देना, या फिर इस तरह रिप्लेस करना। पर अगर जनरली जो क्वेश्चन में से पूछो आता है वो आता है कि भाई इसमें करंट 0 है, प्रूफ करना है दैट दीज टू आर इन प्रपोर्शन। तो क्या करेंगे, हर जगह जहां पे IG वहां पे 0 डालो। तो पहले लिखो इक्वेशन, एकदम बेकायदा इक्वेशन लिखो, है ना। तो ऊपर वाले इक्वेशन को पहले खत्म करते हैं। तो भाई क्या बचा, I1 R1 I2 R2 उस पर ले गए, I1 R1 बराबर I2 R2, मतलब I1/I2 इक्वल्स टू R2/R1। ये नोट करके रख लिए। इक्वेशन नंबर 3, ये अगर 1 था, ये अगर 2 था तो ये 3। फिर एक और बार ये सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, जहां पे मैंने IG दिमाग में फटाफट 0 पुट कर दिया, मेंटली 0 पुट कर दो, चाहो तो लिख दो। तो क्या बचेगा, I1 R3 बचेगा, I1 R3, और क्या बचा -I2 R4। बाकी सब तो 0 हो गया ना, IG वाला कंपोनेंट उस पर गया वापस I2 R4। तो I1/I2 इक्वल्स टू R4/R3। तो कंपेयर कर देंगे R2/R1, है ना भाई, इक्वेशन नंबर 4। तो मतलब 3 और 4 को अगर बराबर कर दिया जाए, बिकॉज ये भी I1/I2, ये भी क्या है I1/I2, तो R2/R1 इक्वल्स टू R4/R3, R2/R1 इक्वल्स टू R4/R3 बराबर कर देंगे, या तो लिख देंगे इसको R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, जो लिखना है। प्रूफ्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग लगभग सारा क्वेश्चन आंसर कर दिए व्हीटस्टोन ब्रिज का। जानकारी आराम से रखे रखो भाई, डेरिवेशन स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर्स में दिख जाएंगे भाई, ISC के प्रीवियस ईयर्स देखो, उसमें दिख जाएंगे आराम से बहुत बार। बंगाल बोर्ड के भी बहुत सारे, स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, CBSE कुछ क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जहाँ पे 1 2 3 4 5 जनरल रजिस्टर हो। बहुत सारे अरेंजमेंट में डबल व्हीटस्टोन ब्रिज होता है भाई, तो उसको लेकर हम लोग बात किए हुए हैं जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स का डिस्कशन कर रहे थे। याद करो जब हम लोग बात कर रहे थे ना परपेंडिकुलर सिमेट्री, मैंने परपेंडिकुलर सिमेट्री को नाम नहीं दिया था उसमें, बट वो भी एक टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो था भाई। परपेंडिकुलर सिमेट्री जिनका नहीं देखा हुआ एक बार जाके देख लेना, कैपेसिटर के प्लेलिस्ट में है, ठीक है ना भाई। हम लोग सारे सिमेट्री पर जब डिस्कशन करे तब हम लोग बात किए थे। एग्जाम्पल ले लो ना, ये ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन, अगर मान लो ये 2R है, ये वापस कोई 4R है, ये कोई R है, ये कोई 2R है, ये कोई R/2, ये कोई R, और इस तरह का कोई कनेक्शन है R। ये मान लो करंट यहाँ से एंटर करके यहाँ से एग्जिट कर रहा है, तो क्या होगा 2R/R 4R/2R प्रपोर्शन में है 2:1 2:1। नीचे देखो R/R/2 2R/R, समझ आ रहा है। ये क्या है 1:2, अगर देखा जाए तो ये भी 2:1, ये भी 2:1। तो ये जो बीच का वायर है ये हम लोग स्ट्रेट अवे हटा देंगे और बोलेंगे ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल। इसे डबल व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। बस जानकारी लेके रखो, ठीक है ना। मतलब अगर प्रचलित सवालों का बात किया जाए तो मेरे को हमेशा याद आता है कि ये सवाल तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। अगर देखा जाए तो 1 2 3 और यहाँ पर ये वाला बन गया। चलो देखो भाई, अगर ये R2R और ये भी R, ये भी अगर बोला जाए तो 4R 2R, और ये कोई भी मान लो R/2 है, तो ये भी एक तरह का बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। देख लो भाई, ये दिख रहा है बीच का ब्रिज है, ऑब्जर्व करना। हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस पर। इसको अगर ठीक से तोड़ो, इसको खींच दो ऐसे, इसको भी ऐसे कर दिया, और ये बीच में R/2 बचा। कितना हिलता है ये बोर्ड, 2R R 2R। कुछ गड़बड़ी होगी मेरे से भैया, लिखने में गलती हुई है मेरे से। इसको 2R लिखना था, मुझे इसे R लिखना था, माफ़ करना, ताकि दिख पाए। एग्जाम्पल तो वही देना था ना, अब कुछ और नहीं करना है अभी। तो 2R/R 4R/2R,
तो 2:1 2:1 है ना, तो अपने इसको हटा देंगे और बोलेंगे भाई दोनों सीरीज आपस में कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, पैरेलल। समय इस तरीके से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पर काफ़ी सारी बातें आगे भी कर सकते हैं, बट अब टॉपिक को रोकना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन आंसर्ड हो गए, आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने पीछे वीडियो में पोटेंशियोमीटर पर डिस्कशन करते हुए ना बीच में वो वीडियो रुक गया था, कुछ साउंड प्रॉब्लम हो गया था, इसमें मुझे वो क्रॉप करना पड़ा। काफ़ी सारी वीडियोस में ना ऐसा हो रहा होगा कि जहाँ पे वीडियो कट जा रही होगी अचानक से, तो एंड की तरफ जब कभी बहुत ज़्यादा साउंड प्रॉब्लम या कुछ हो रहा है ना, तो मैं वीडियो को वहीं से क्रॉप करके अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो जाती रहे कम से कम, है ना, पढ़ाई आगे बढ़ता रहे। बट आई मेक श्योर कि ये दिक्कतें ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, एक वोल्टमीटर पे मैंने क्वेश्चन दिया था जो अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया था, उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस 1/n द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल विद अ गैल्वेनोमीटर। सवाल था कि एक गैल्वेनोमीटर है, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा बट मुझे हल्का हल्का याद है कि पहले तो एक गैल्वेनोमीटर ही थी, ठीक है। अब इस गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में एक शंट लगा दिया गया जिसका रेजिस्टेंस है G/N। तो ऑब्वियसली जो करंट यहां था वही करंट यहां फ्लो कर रहा है, बट यहां पे अब क्या होगा, करंट डिवाइड होके जाने वाला है ना। और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन पर एम्पियर करंट, मतलब कितना ज्यादा सेंसिटिव है डिवाइस, ये डिपेंड करता है कितने थोड़े से करंट में बड़ा डिफ्लेक्शन क्रिएट हो। कितने छोटे करंट पर अगर ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो बड़ा सेंसिटिविटी कहलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटे से करंट पर अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है, ज्यादा सेंस कर सकता है वो, है ना। इसके उल्टे को हम लोग बात कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं, ठीक है। तो भाई अभी यहां पे दिख रहा है ना, ये θ/I है, तो ऑब्वियसली यहां पे करंट कम एंटर कर रहा है बट मेन करंट तो यही है, तो यहां पर भी नाम है थीटा कोई प्राइम बाई आई, ये कोई दूसरा सेंसिटिविटी, इसके लिए θ/I लिख रहे हैं, थीटा कोई एंगुलर डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, यहां पे θ/, यही करंट करना पड़ता है ना। पर एक बात सबको क्लियर है कि जो डिफ्लेक्शन है ये प्रोपोर्शनल किसके है, ये करंट के। तो क्या लिख सकते हैं दैट θ/θ' इज I/IG एक तरह से, क्योंकि भाई इस वाले करंट में तो इस वाले ब्रांच में आई एंटर करता है बट यहां पे करंट IG एंटर कर रहा है। हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन था जो मैंने वोल्टमीटर के एंड में, वोल्टमीटर वीडियो के एंड में दिया था, एक क्वेश्चन था, मैं वो सॉल्व कर रहा हूं। तो सब लोग क्वेश्चन वहां से मैप कर लेना, ठीक है। तो अभी तक कोई बात में दिक्कत नहीं, क्या सवाल है पहले बात कर लेते हैं। सवाल है हाउ विल द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर चेंज, मतलब ये CS' को CS के टर्म में लिखना है, रिलेट करना है अपने को, ठीक है ना, कितना टाइम्स हो गया, या फिर बोल सकते हैं CS'/CS बताना है अपने को, ठीक है ना। CS' मतलब दिस बाय दैट, ऐसा कुछ बताना है, ठीक है। तो अपने अभी तक क्या क्या समझ चुके हैं, अपने ये समझ गए कि ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, ये भी सेंसिटिविटी का फॉर्मूला और ये डिपेंडेंसी होता है। तो अब अगर हम लोग यहां पर रिप्लेसमेंट वाली बातों पर जाएं, θ', बिकॉज θ' का रिलेशन अपने पास रेडी है, θ' क्या है, θ' है क्या है भाई, ब्रैकेट खोलते हैं, 1/r बाहर रहने देते हैं, तो θ × IG/I, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी गड़बड़ी नहीं हो रही यहाँ पे, I नीचे IG ऊपर, ठीक है ना। सवाल सही तरफ लेके जाते हुए हम लोग। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा जानते हैं दैट वी कैन राइट दैट IG × G बिकॉज पैरेलल में है इक्वल्स टू I - IG × G/N। जी कैंसिल, ऐसे भी क्वेश्चन में G दिया हुआ नहीं है, हम लोग G अपने आप से लिखे हैं, क्वेश्चन में तो खाली N एक टर्म दिया हुआ, कुछ दिया हुआ भी नहीं है। तो फिर हम लोग क्या समझ सकते हैं यहां से, IG इक्वल्स टू I - IG, यहां से रिलेशन आ गया विथ बाई एन। अपने को ट्राई करना है किसी भी हाल में IG को हटा दें, या तो I को IG के टर्म में या तो IG को I के टर्म में, ताकि यहां पे रिप्लेस करके कैंसिल हो पाए। तो लिखते हैं IG टाइम्स N प्लस IG इक्वल्स टू I/N, बोल सकते हैं, N तो चला गया ना, समय क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर इधर चला गया, तो IG इज इक्वल्स टू I/N+1। समझ आ रहा है, IG रिप्लेस करेंगे अब यहां पर, तो CS' इक्वल्स टू इस I × I को I² लिखा जाए, θ है, और IG क्या है, I/N+1, तो एक I कैंसिल। ये θ/I क्या है भाई, करंट सेंसिटिविटी,
तो इसे ही लिख देंगे करंट सेंसिटिविटी बाई n+1। मतलब क्या हुआ, नया वाला करंट सेंसिटिविटी इस पुराने वाले के बाई n+1 टाइम्स। ठीक है ना, चाहो तो प्रपोर्शन भी देख सकते हो, रेशियो भी देख सकते हो, 1/n+1 है ना। कोई बोले तो CS प्राइम बाई CS इज 1:n+1 टाइम्स। ठीक है, तो ये सारी बातें समझने के बाद लेट्स चेक फॉर पोटेंशियोमीटर न्यूमेरिकल। लेट्स चेक पोटेंशियोमीटर न्यूमेरिकल। ठीक है ना, आई गेस यहां पर पीछे वाली क्वेश्चन आंसर हो गई है। पोटेंशियोमीटर पर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ है और काफ़ी बार बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर ये वाले क्वेश्चन करा दी जाए, तो लेट्स सॉल्व दिस वन फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या है, AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, AB एक पोटेंशियोमीटर वायर है 100 सेंटीमीटर लेंथ की। ये A, ये B, और सवाल है आगे कि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का एक सेल लगाया गया। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, बस थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर दूं, और एक और डायग्राम में दिख रहा है नीचे में एक और सेल ऐसे लगाया गया है। ये स्टैंडर्ड वाली क्वेश्चन नहीं है भाई, थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अलग टाइप पे चला गया। तो पोटेंशियल, बिकॉज स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या होता है पता ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ एक सेल, यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, फिर यहाँ पे एक सेल, इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, कुछ दिखाया नहीं गया। देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। AB is a potentiometer wire of length 100 centimeter. When a cell E2 is connected across AC, where AC is 75 centimeter, ये C लिख देते हैं इसको। तो भैया AC है 75 सेंटीमीटर। तो नो करंट फ्लोज फ्रॉम E2, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। गैल्वानोमीटर यहाँ पे दिया नहीं, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, क्वेश्चन इस तरह बनाया गया है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल E1 इज नेग्लिजिबल, इसे E1 कह दिया गया, लोग E1 डायग्राम में लिखे नहीं थे। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB। तो इस AB के अलोंग है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई, पोटेंशियल पर लेंथ। मैंने बात किया था ना, इस पूरे वायर के अलोंग पोटेंशियल पर लेंथ। तो भाई पूरा वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट, लेंथ कितना है ये 100 सेंटीमीटर, और इस AC कनेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहां पर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है भाई, डाउट क्या था इसमें। क्वेश्चन है पोटेंशियल टोटल है 2, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा 2 वोल्ट यहां का यहां उतर के आ गया, और लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। तो अगर ऑप्शन देख लो वोल्ट पर सेंटीमीटर में हो तो बाई सीधा 100 कर दो, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हो गया। तब जब यहां पे इंटरनेशनल नहीं है और ये नल पॉइंट पे रखा गया है ना, तो सिर्फ इसके वजह से पोटेंशियल आ रही है। मैंने एक बार बताया था, ये सिर्फ नल पॉइंट तब मिल रहा है जब ये वाला वोल्टेज बड़ा है इस वोल्टेज से, मतलब पक्का इसका वैल्यू 2 से कम है। चेक करते हैं क्वेश्चन पार्ट 2 क्या है। एक्सपेक्टेड था पार्ट 2 है फाइंड ईएमएफ ऑफ E2। तो भाई अपने को अगर पता है कि 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द वोल्टेज इन दिस लेंथ। तो भाई E2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0.02 वोल्टेज पर लेंथ इंटू लेंथ कितना है 75 है कि नहीं, कितना होगा ये 1.5 वोल्ट्स। अरे भाई ये 2 वोल्ट है, 50 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट होगा, 75 पे 1.5 होगा, खत्म। ठीक है ना, ठीक है, आई विल स्टॉप हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई गेस क्वेश्चंस तो और सॉल्व करने को है, वीडियो का टाइम काफ़ी कवर हो चुका है। हम लोग अगर मौका मिला तो और भी सॉल्विंग करने वाले हैं। ये एंड नहीं है चैप्टर का, मेरे तरफ से बस एक कंप्लीशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चलता रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई एंड नहीं है। हम लोग बाद के दिन में प्रॉब्लम सॉल्विंग में वापस काम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अभी के लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से, दैट्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आई थी मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने के लिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैग्नेटिज्म फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग, जो डाउट हो पुट डाउन इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।